क्या हो अगर ये कहा जाए कि हजारों साल पहले लिखा गया जो महाकाव्य है रामायण, वो केवल एक साहित्यिक कल्पना या ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि मानव मस्तिष्क, कोशिकाओं और हमारे पूरे नर्वस सिस्टम की एक एकदम सटीक मेडिकल रिपोर्ट है। सच कहूँ तो ये दावा पहली बार सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म के प्लॉट जैसा लग सकता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो कल्पना से कहीं अधिक वास्तविक है। सही बात है, क्योंकि देखिए जब हम मेडिकल डायग्नोसिस या शरीर विज्ञान की बात करते हैं तो हम अक्सर एक खास तरह की सटीकता की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह। एग्जैक्टली, इंजीनियरिंग की तरह। जैसे किसी की हड्डी टूट गई तो एक्सरे मशीन में वो टूटी हुई सफेद रेखा साफ दिखाई दे जाती है। हाँ। और डॉक्टर ने उंगली रखकर कहा कि देखिए ये रही समस्या, एकदम साफ, एकदम स्पष्ट। और ये बात हमें एक अजीब सी तसल्ली भी देती है। मतलब मानव मस्तिष्क को चीजें जब साफ साफ दिखाई देती है ना, जब उन्हें अलग अलग डिब्बों में बांटा जा सकता है, तो वो काफी सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि न्यूरो डेवलपमेंट, चेतना और जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, उस दुनिया में कदम रखते ही वो एक्सरे मशीन वाला स्पष्ट नजरिया काम करना बंद कर दे। सही कहा। हम एक ऐसे डायग्नोस्टिक परिदृश्य को देखने लगते हैं जो बहुत धुंधला और जटिल लगता है, जहां शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं रह जाता। बिल्कुल। और यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। स्रोतों के इस गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का एक ऐसा संगम है जो सच में दिमाग के तार झंझना देता है। हाँ, ये काफी गहरा विषय है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर टोनी नाडर द्वारा लिखित पुस्तक रामायण इन ह्यूमन फिजियोलॉजी की, जो कि इंटरनेट आर्काइव पर उपलब्ध है। और चर्चा में गहराई तक जाने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना आवश्यक है। बिल्कुल, वो जरूरी है। हम यहाँ इस मूल स्रोत को किसी विशेष धर्म, जाति या मान्यता प्रणाली के चश्मे से बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। स्रोत स्वयं रामायण को विशुद्ध रूप से प्राकृतिक नियमों, यानी जो नेचुरल लॉज हैं, और जीव विज्ञान के संदर्भ में विश्लेषित करता है। राइट। तो हम यहाँ निष्पक्ष रूप से केवल उन वैज्ञानिक और शारीरिक धारणाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं जो इस पुस्तक में दी गई हैं। इसका उद्देश्य किसी वैचारिक पक्ष को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि एक न्यूरो साइंटिस्ट के नजरिए से इस प्राचीन पाठ को डिकोड करना है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब मैंने पहली बार इन अंशों को पढ़ा तो मैं सच में हैरान रह गई। अच्छा? हाँ, मतलब डॉक्टर टोनी नाडर कोई आम लेखक नहीं है। उन्होंने MIT और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से न्यूरो साइंस में गहरा शोध किया है। उनका बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है। और उन्होंने महर्षि महेश योगी के साथ भी काम किया है। तो उनकी इस पूरी किताब का जो मूल विचार है वो ये है कि पदार्थ ही चेतना है, यानी मैटर इज कॉन्शियसनेस। बिल्कुल। उनके अनुसार ब्रह्मांड के जो भी प्राकृतिक नियम है वे बाहर अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि हर पल हमारे शरीर के भीतर काम कर रहे हैं। और इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उस क्षण पर जाना होगा जब रामायण की रचना हुई थी। स्रोत के अनुसार महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को किसी इतिहासकार की तरह घटनाओं को इकट्ठा करके नहीं लिखा था। कहानी ये है कि जब उन्होंने जंगल में एक शिकारी को एक पक्षी मारते हुए देखा तो उनके भीतर की शुद्ध चेतना, जिसे धर्म कहा गया है, उससे स्वतः ही श्लोक उत्पन्न हुए हैं। मतलब उन्होंने रामायण की घटनाओं को किसी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने ही स्नायु तंत्र, अपने नर्वस सिस्टम में स्पंदित होते हुए महसूस किया। एग्जैक्टली। ये तो ऐसा है जैसे हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो। मतलब अगर मानव शरीर वो हार्डवेयर है तो रामायण की कहानी उस पे चलने वाला सॉफ्टवेयर है। दोनों एक ही सिस्टम में काम कर रहे हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ये तुलना सुनने में दिलचस्प लगती है। लेकिन डॉक्टर नाडर का शोध इससे एक कदम और आगे जाता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, सॉफ्टवेयर हमेशा हार्डवेयर से अलग होता है ना? हाँ, मतलब हम उसे इंस्टॉल करते हैं। बिल्कुल। आप एक कंप्यूटर में कई तरह के सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि ये किताब अद्वैत की बात कर रही है। ये कोई अलग कोड नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप पानी की एक बूंद को माइक्रोस्कोप से देखें तो वो H2O के अणुओं का एक जटिल ढांचा दिखता है। सही। लेकिन जब आप उसी पानी को नंगी आंखों से देखते हैं तो वो एक बहती हुई नदी है। तो रामायण वो बहती हुई नदी है और मानव शरीर विज्ञान उस नदी का माइक्रोस्कोपिक H2O है। अरे वाह! ये कोई रूपक या मेटाफर नहीं है,
ये एक सटीक 1-to-1 मैपिंग है। मतलब एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए। हाँ, शरीर की हर एक कोशिका उन्हीं प्राकृतिक नियमों का पालन कर रही है। तो चलिए सीधे मस्तिष्क की ओर चलते हैं। अगर हमारा शरीर ही रामायण है तो इस कहानी के मुख्य पात्र हमारे शरीर में कहाँ स्थित है? ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। स्रोत के मुताबिक राम हमारे मस्तिष्क के सेरेब्रल कॉर्टेक्स या सेरेब्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल। विशेष रूप से जो संवेदी मोटर या सेंसरी मोटर क्षेत्र हैं, वे मस्तिष्क की समग्र गतिशीलता, नियंत्रण और जिसे किताब में टोटल डायनामिज्म कहा गया है, उसके प्रतीक हैं। सही कहा। शरीर में सब कुछ संतुलन में चले, ये सुनिश्चित करना कॉर्टेक्स यानी राम का काम है। और दूसरी तरफ रावण है। अच्छा, तो रावण कौन सा हिस्सा है? रावण हमारे सेरेबेलम, जिसे हम छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं, उसके पार्श्व गोलार्धों यानी लैटरल हेमिस्फीयर्स का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ जो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है वह यह है कि रावण के 10 सिर माने जाते हैं। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं, दशानन। बिल्कुल। और आधुनिक शरीर विज्ञान में सेरेबेलम के इन हेमिस्फीयर्स में ठीक 10 लोब्स होते हैं। एक सेकंड रुकिए जी। क्या आप ये कह रहे हैं कि एनाटॉमी की किताबों में सचमुच सेरेबेलम के ठीक 10 अलग-अलग हिस्से या लोब्स गिने गए हैं? हाँ, बिल्कुल। और रावण के भी 10 सिर हैं। ये मतलब ये कोई साधारण संयोग तो नहीं हो सकता? नहीं, ये कोई संयोग नहीं है। पुस्तक विस्तार से समझाती है कि कैसे ये 10 लोब्स हमारे शरीर की जटिल गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। और राक्षस जो रावण की सेना है, वे शरीर में होने वाली विसंगतियां, तनाव या बीमारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कोई ट्यूमर हो गया या कोशिकाएं नियंत्रण से बाहर हो गईं। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। बताइए। अगर रावण सेरेबेलम है, हाँ। और सेरेबेलम हमारे मस्तिष्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे शारीरिक संतुलन को कंट्रोल करता है। हाँ, सही बात है। तो क्या इसका मतलब ये है कि रावण पूरी तरह से बुरा नहीं है, बल्कि वो शरीर का ही एक ऐसा हिस्सा है जो शायद नियंत्रण से बाहर हो गया है? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। अच्छा। देखिए, मानव विकास के शुरुआती चरणों में सेरेबेलम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ये मोटर स्किल सीखने के लिए जरूरी है। जैसे चलना फिरना सीखना। बिल्कुल। ये ठीक वैसा ही है जैसे रावण ने घोर तपस्या करके अपार शक्तियां प्राप्त की थी। रावण का शक्तिशाली होना या सेरेबेलम का विकसित होना कोई बुरी बात नहीं थी। तो समस्या तब शुरू होती है जब ये समग्र मस्तिष्क के खिलाफ काम करने लगता है। एकदम सही। जब सेरेबेलम अति सक्रिय हो जाता है या जब ये सेरेब्रम यानी राम के नियंत्रण से अलग होकर अपना खुद का एक स्वतंत्र एजेंडा चलाने लगता है, तब समस्या होती है। ओहो, मतलब सिंक टूट जाता है। हाँ, जब शरीर का कोई हिस्सा पूरे सिस्टम के संतुलन को बिगाड़ने लगता है तो वो एक बीमारी या कह सकते हैं राक्षस बन जाता है। ये तो विभीषण के किरदार पर भी एक बिल्कुल नई रोशनी डालता है। बिल्कुल। क्योंकि विभीषण तो रावण का ही भाई था, लेकिन वो राम के पक्ष में आ गया था। हाँ, और जीव विज्ञान में इसका एक बहुत ही सटीक न्यूरोलॉजिकल समकक्ष मौजूद है। विभीषण सेरेबेलम के डेंटेट न्यूक्लियस का प्रतिनिधित्व करता है। अब ये डेंटेट न्यूक्लियस क्या होता है? इसका असल में काम क्या है? डेंटेट न्यूक्लियस हमारे छोटे दिमाग यानी सेरेबेलम के भीतर न्यूरॉन्स का एक गहरा गुच्छा है। दिलचस्प बात यह है कि इसका आकार आरी के दांतों जैसा होता है। इसका मुख्य काम एक फिल्टर या मध्यस्थ की तरह काम करना है। फिल्टर की तरह? हाँ, ये सेरेबेलम में उत्पन्न होने वाले सिग्नल्स को जांचता है। ये देखता है कि कौन सा सिग्नल सही है और कौन सा गलत है। और फिर जो सही और संतुलित सिग्नल होता है उसे वापस मेन ब्रेन यानी सेरेब्रम तक पहुंचाता है। क्या बात है! मतलब विभीषण सचमुच वो न्यूरल पाथवे है जो कहता है कि मैं इस ट्यूमा या इस अति सक्रिय विसंगति का साथ नहीं दूंगा। एग्जैक्टली। मैं वापस मेन ब्रेन के साथ सही तालमेल बिठाऊंगा। ये सच में कमाल है। कैसे एक जैविक कार्य प्रणाली को एक पात्र का रूप दे दिया गया है। यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी खोज है कि कैसे शारीरिक तंत्र की बारीकियां कहानी के पात्रों में परिलक्षित होती हैं। अब यहाँ से एक और सवाल उठता है। अगर मस्तिष्क यानी राम को शरीर के बाकी हिस्सों में छिपी किसी बीमारी या रावण के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो उसे निर्देश भेजने होंगे। बिल्कुल, संचार तो जरूरी है। नर्वस सिस्टम हर कोशिका तक तो नहीं पहुंच सकता, तो ये संचार कैसे होता है? और यहीं पर हमारी कहानी में
हनुमान और वानर सेना का प्रवेश होता है। जी, नर्वस सिस्टम को एक संदेशवाहक प्रणाली की आवश्यकता होती है और वो है हमारा अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। वानर और विशेष रूप से हनुमान बायोकेमिकल मैसेंजर्स और हार्मोन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये वे रासायनिक संदेशवाहक हैं जो खून के जरिए पूरे शरीर में यात्रा करते हैं। किताब में सुग्रीव और वाली का भी जिक्र है। वे वानरों के राजा थे। हाँ, सुग्रीव और वाली हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्र और पश्च यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, पिट्यूटरी ग्रंथि। हाँ, पिट्यूटरी को अक्सर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि ये शरीर के बाकी सभी हार्मोन्स को नियंत्रित करती है। ठीक वैसे ही जैसे सुग्रीव और वाली पूरी वानर सेना को नियंत्रित करते थे। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत में एक जगह लंका में हनुमान के प्रवेश का बहुत ही बारीक जिक्र है। रामायण में लिखा है कि लंका में घुसने के लिए हनुमान ने अपना आकार एक बिल्ली के बराबर कर लिया था ताकि उन्हें कोई देख ना सके और वे हर जगह आसानी से पहुंच सकें। और शरीर विज्ञान के चश्मे से इसका क्या अर्थ निकलता है? ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई हार्मोन कोशिकाओं की झिल्लियों यानी सेल मेम्ब्रेन्स के रिसेप्टर्स और छोटे छोटे छिद्रों में प्रवेश करने के लिए अपनी आणविक संरचना को ढाल लेता है। बिल्कुल। मैं इसे ऐसे विजुअलाइज कर रही हूँ कि हनुमान किसी सुपर सीक्रेट जासूस की तरह है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके सीधे कोशिकाओं के लॉक में सही चाबी यानी हार्मोन घुसाते हैं। ये एक बहुत अच्छी कल्पना है, लेकिन ये केवल चाबी घुसाने तक सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या होता है? कोशिकाओं को ये भी पहचानना होता है कि ये संदेशवाहक अपना है या पराया। जब हनुमान लंका में सीता माता को खोज लेते हैं तो वे पहचान के लिए राम की अंगूठी देते हैं। हाँ, और सीता उन्हें अपना आभूषण देती हैं। रुकिए, मैं इसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि हमारी कोशिकाएं सचमुच में एक दूसरे का पहचान पत्र चेक कर रही हैं? बिल्कुल। जीव विज्ञान में ये आभूषण और अंगूठियां वास्तव में प्रोटीन रिसेप्टर्स या सेल्यूलर मार्कर्स के त्रिआयामी आकार हैं। 3D शेप्स। हाँ, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही जटिल है। वो लगातार इन्हीं 3D संरचनाओं को पहचान कर ये तय करता है कि कौन सी कोशिका शरीर की अपनी है जिसे सेल्फ कहते हैं, राइट, और कौन सी बाहरी संक्रमित या बीमार है जिसे नॉन सेल्फ कहते हैं। मतलब सीता का वो आभूषण पहचानना असल में एक सेल का दूसरे सेल के रिसेप्टर को पहचानने जैसा है। अगर मार्कर मैच हो गया तो संदेश सही जगह पहुंच गया। एग्जैक्टली। और केवल हनुमान ही नहीं, इस संचार प्रणाली में अन्य पात्र भी हैं। जटायु और संपाति जैसे पक्षियों का जिक्र आता है। हाँ, उनका क्या रोल है? शरीर विज्ञान में ये पक्षी हमारे ब्लड स्ट्रीम में घूमने वाले और स्थिर कैरियर प्रोटीन का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैरियर प्रोटीन्स का काम क्या होता है? ये वे अणु हैं जो महत्वपूर्ण रसायनों और हार्मोन्स को अपने साथ बांधकर रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सुरक्षित रूप से ले जाते हैं। जैसे एक पक्षी उड़ान भरता है। बिल्कुल। संपूर्ण एंडोक्राइन सिस्टम बिल्कुल एक वानर सेना और इन पक्षियों की तरह काम करता है जो लगातार संदेश और पोषण यहाँ से वहाँ पहुँचा रहा है। अब जब हमने संदेश वाहकों और इस सूक्ष्म संवाद को समझ लिया है तो चलिए इस महाकाव्य के सबसे बड़े और सबसे नाटकीय हिस्से की बात करते हैं। युद्ध। हाँ, युद्ध। सीता का अपहरण और राम रावण का महायुद्ध। अगर हम शरीर विज्ञान की बात करें तो सीता माता कौन है और उनका अपहरण वास्तव में जैविक स्तर पर क्या है? स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि सीता प्रकृति है। प्रकृति। हाँ, वे हृदय और हमारी हृदय प्रणाली यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उससे जुड़ी पोषण शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। शरीर का हर हिस्सा, हर कोशिका उसी पोषण से जीवित है और फल फूल रही है। और जब रावण सीता का अपहरण करता है तो इसका मतलब है कि कोई बीमारी उस पोषण को चुरा रही है। शारीरिक रूप से इसका अर्थ ये है कि एक ट्यूमर या बीमारी शरीर की रक्त वाहिकाओं को अपनी ओर खींच रही है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी में एक प्रक्रिया होती है जिसे एंजियोजेनेसिस कहते हैं। एंजियोजेनेसिस ये कैसे काम करता है? जब कोई ट्यूमर शरीर में पनपता है तो उसे बढ़ने के लिए भारी मात्रा में ऑक्सीजन और पोषण चाहिए होता है। वो ट्यूमर एक तरह का केमिकल सिग्नल भेजता है जो नई रक्त वाहिकाओं को अपनी ओर बढ़ने के लिए मजबूर करता है। बाप रे। तो ट्यूमर खुद को जिंदा रखने के लिए शरीर के पोषण को यानी सीता को चुराने लगता है, उसे अपनी ओर शंट कर लेता है। वो शरीर की मूल ऊर्जा को हाईजैक कर लेता है। तो इसका मतलब राम रावण युद्ध वो प्रक्रिया है जब शरीर को इस हाईजैक का पता चल जाता है। बिल्कुल।
ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली और तंत्रिका प्रणाली का उस बीमारी या विसंगति के खिलाफ एक भयानक युद्ध है। एग्जैक्टली। बुखार आना, सूजन होना, दर्द होना, ये सब केवल बीमार पड़ने के लक्षण नहीं है, ये उस युद्ध के मैदान की गूंज है। ये सफेद रक्त कोशिकाओं, एंटीबॉडीज और पूरे शरीर के सुरक्षा तंत्र का उस राक्षस या ट्यूमर के खिलाफ आक्रामक हमला है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या इसका ये मतलब है कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं, हमें कोई इन्फेक्शन होता है और हम उससे लड़कर ठीक होते हैं, तो हमारे भीतर सचमुच एक पूरी मिनी रामायण घटित होती है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि हम बीमारी और स्वास्थ्य को किस नजरिए से देखते हैं। स्रोत हमें बताता है कि हमारा हर न्यूरॉन, हर कोशिका उसी बड़ी समग्रता या पूर्णता का एक छोटा सा अंश है। रामायण में दर्द, बीमारी या जीवन के संघर्ष तब पैदा होते हैं जब शरीर का कोई हिस्सा ये भ्रम पाल लेता है कि वो उस समग्रता से अलग है। रावण का अहंकार भी तो यही था। बिल्कुल। खुद को सबसे अलग, सबसे श्रेष्ठ और पूरे ब्रह्मांड के नियमों से स्वतंत्र मानना। सटीक बात। जब शरीर की कोई कोशिका खुद को पूरे शरीर के नियंत्रण से अलग समझकर बढ़ने लगती है, अपने ही नियम चलाने लगती है, तो वो कैंसर या एक गंभीर बीमारी बन जाती है। इसलिए जब राम विजयी होते हैं और कहानी में राम राज्य स्थापित होता है, तो उसका अर्थ केवल एक राजा का सिंहासन पर बैठना नहीं है। तो शारीरिक रूप से राम राज्य का क्या अर्थ है? राम राज्य का अर्थ है शरीर में पूर्ण स्वास्थ्य का वापस आना। ये चेतना की वह जागृत अवस्था है जहां शरीर का हर अंग, हर न्यूरॉन फिर से उस समग्रता के साथ काम कर रहा है। मतलब कोई अलगाव नहीं। हाँ, कोई विसंगति नहीं। सब कुछ प्राकृतिक नियमों के पूर्ण तालमेल में है। उपचार का मतलब सिर्फ बाहर से कोई केमिकल या दवा खाना नहीं है, बल्कि शरीर को उस खोई हुई स्मृति को वापस दिलाना है कि वह एक पूर्णता का हिस्सा है। ये सच में एक ऐसा विचार है जो मानव शरीर को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल बदल देता है। इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें तो ये स्रोत हमें दिखाता है कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक मानव शरीर रचना विज्ञान दो अलग अलग बातें नहीं कह रहे हैं। वे एक ही कहानी को अलग अलग भाषाओं में बता रहे हैं। और ये मैपिंग केवल मुख्य पात्रों तक सीमित नहीं है। पुस्तक दर्शाती है कि रामायण का पूरा भूगोल हमारे शरीर के भूगोल से मेल खाता है। जैसे शरीर की नदियां हमारा मेरु स्पाइनल द्रव यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हैं, जो पूरे नर्वस सिस्टम को पोषण देता है। अच्छा। जो पहाड़ हैं वे हमारे कॉर्टेक्स के उभार और खांचे हैं। घने वन हमारी जटिल तंत्रिका तंतु हैं। यहाँ तक कि मानवीय भावनाएं जैसे क्रोध, करुणा या प्रेम केवल अमूर्त विचार नहीं है, बल्कि वे एक जैविक वास्तविकता है जिनका सीधा असर हमारे शरीर की संरचना पर पड़ता है। सुनने वालों के लिए यहाँ सबसे बड़ी प्रासंगिकता ये है कि उनका शरीर केवल मांस, रक्त और हड्डियों का एक भौतिक बेजान ढांचा मात्र नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये प्राकृतिक नियमों और ब्रह्मांडीय बुद्धि का एक जीता जागता महाकाव्य है। जब आप स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं तो आप केवल एक मशीन के पुर्जे ठीक नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप अपनी चेतना को उस समग्रता के साथ वापस जोड़ने की एक गहरी प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं। और यही इस गहन अन्वेषण की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये हमें सिखाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं। प्रकृति की पूरी कहानी हमारे भीतर ही लिखी हुई है। बिल्कुल। और अब इस चर्चा के अंत में मैं एक ऐसे विचार की ओर ध्यान खींचना चाहती हूँ जो शायद इन अंशों में सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन ये पूरी चर्चा उस ओर एक बहुत बड़ा इशारा जरूर करती है। जरा सोचिए, अगर हमारे शरीर की कोशिकाएं, हमारा तंत्रिका तंत्र स्वाभाविक रूप से रामायण जैसे प्राचीन महाकाव्यों को अपने भीतर संजोए हुए हैं, अगर वे उस कहानी को हर रोज, हर पल बार बार दोहरा रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि हमारी जेनेटिक मेमोरी में, हमारे डीएनए की असीमित गहराई में ब्रह्मांड के कई और ऐसे प्राचीन सत्य छिपे हों? ऐसे सत्य जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं। हाँ, ऐसे सत्य जो अभी भी किसी आधुनिक माइक्रोस्कोप के लेंस के नीचे डिकोड होने का इंतजार कर रहे हों। शायद वो डायग्नोस्टिक परिदृश्य जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, वो धुंधला है ही नहीं। शायद वो एक ऐसी प्राचीन और विशाल भाषा में लिखा गया है जिसे हम आधुनिक दुनिया की भागदौड़ में पढ़ना भूल गए थे, और आज ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोणों की बदौलत हम उस भाषा की वर्णमाला को फिर से पढ़ना सीख रहे हैं। एक बार फिर से ये याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वास्तव में कौन हैं।
गीता का ज्ञान अनंत है और हर अगली कड़ी एक नया द्वार खोलती है। क्या आप तैयार हैं उस द्वार को पार करने? @गीता ज्ञानम KP में आपका स्वागत रहेगा।